वो जब बेडरूम में आया तो उसकी बीवी पहले ही सो चुकी थी और यही रोज़ का मामूल था। उसकी लाइफ एक ही तरह से एक ही डगर पे चल रही थी, सिर्फ दिनों के नाम बदलते जा रहे थे, मगर इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं बदलती थी। वही सवेरे कचरे के ट्रक को कचरा देना, उसके बाद अंडा बनाना और ऑफिस के रूटीन के काम करना। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। हम बात कर रहे हैं बॉब ओडेनकिर्क की। ये उसकी ज़िंदगी का एक अनोखा रोल है। इससे पहले शायद ही आपने उसको किसी एक्शन थ्रिलर मूवी में देखा हो। इससे पहले भी उसने अपने फ़न का लोहा बहुत सारी जगह पे मनवाया है, जिनमें से ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल वगैरह शामिल हैं। इस एक्शन थ्रिलर में उसने एक मिडिल एज्ड आम से इंसान का रूप धारा है। उसकी फैमिली में एक बेटा और एक बेटी शामिल है। उसकी पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सीन है जहां उसके घर में दो चोर घुस आते हैं और वो बावजूद इसके कि वो उनका मुकाबला कर सकता था, वो उनका मुकाबला नहीं करता और उनको पैसे ले जाने देता है। इस दौरान उसका बेटा एक चोर को पकड़ लेता है। बॉब अपने बेटे को कहता है कि वो उस चोर को छोड़ दे और जाने दे। इस वाक़े की वजह से बहुत से लोग उस पर तंज करते हैं, वो उसको बुज़दिल समझते हैं और वो समझते हैं कि ये इंतहाई डरपोक किस्म का इंसान है और ये अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सकता। ये बात उसको दिली तौर पे बुरी लगती है, मगर वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मूवी आगे बढ़ती है और इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी बेटी उसे कहती है कि शायद वो चोर उसका एक ब्रेसलेट ले गए हैं। बॉब को इस पे बहुत गुस्सा आता है, लिहाजा वो क्लूज़ को फॉलो करते करते चोरों तक जा पहुँचता है। ये चोर मियाँ बीवी होते हैं जिनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। वो बड़ी आसानी से उनको डरा धमका देता है और उनको ब्रेसलेट के बारे में, मगर वाकई में वो नहीं जानते कि ब्रेसलेट कहाँ है। शायद वो उन्होंने नहीं चुराया था। जब ज़िंदगी तब्दील होना शुरू होती है तो फिर रुकती कहाँ है। इसी वाक़े के बाद वो उनको छोड़ के वापस निकल रहा होता है। वो दिल में काफ़ी रंजीदा होता है क्योंकि लोग उसको अच्छा नहीं समझते, उसका डरपोक समझते। उसका अपना बेटा ये समझता है कि उसका बाप एक इंतहाई कमज़ोर दिल और डरपोक किस्म का इंसान है। उसकी बीवी की नज़रों में भी वो कोई बहुत हीरो नहीं होता। लिहाजा वो इन्हीं सोचों में गुम वो चोरों के घर से निकलता है और बस में बैठता है। यही उसकी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट, एटलीस्ट अभी वो जो ज़िंदगी गुजार रहा था उसका बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उसने सब लोगों को बताया होता है कि वो एक अकाउंटेंट था आर्मी में किसी जगह पे। उसकी जो नौकरी थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मगर हम देखने जा रहे हैं कि शायद उसने जो बात बताई है वो सही नहीं और वो अपने पास्ट में कुछ और ही करता रहा है। लिहाजा मैं बता रहा था कि वो एक बस में बैठता है और उस बस पे गुंडे हमला कर देते हैं। यही इस मूवी की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइट सीक्वेंस है और यही वो सीन है जो आपको ट्रेलर्स में और दूसरी जगह पे मिलता है। इस सीन में बहुत मेहनत की गई है। यहाँ पे ख़ास तौर पे फाइट सीक्वेंसेस तैयार की गई हैं जो देखने में ओरिजिनल लगती हैं। उनको देख के ये एहसास नहीं होता कि ये जो पंच कर रहा है इसके पीछे कोई ढोल बजा रहा है, ढोल पीट रहा है। ऐसा नहीं है। दे आर वेरी क्लोज टू द रियल थिंग। तो उम्मीद है अगर आप ये मूवी देखेंगे तो इस वाला जो फाइट सीक्वेंस है और ये वाले जो फाइट सेगमेंट है इसको आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा एंजॉयबल पार्ट जो है वो यही बस वाले सीन का ही है। इस बस वाले सीन से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स जो हैं वो रस्टी हो गई हैं, उनको जंग लग गया है और वो उतना एक्टिव नहीं है जितना एक फ़ाइटर को एक्टिव होना चाहिए। तो नतीजे के तौर पे वो खूब मार खाता है।
लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो वो मार खाता जाता है, उसी तरह वो स्ट्रांग होता जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आती जाती है और उसकी स्किल वापस आती जाती है। वापस इसलिए कह रहा हूँ कि अब मेरे लिए जानना कुछ मुश्किल नहीं है कि उन्हें कभी ना कभी फाइट यकीनन सीख रखी है या कोई ऐसा काम उसने पास्ट में किया है जिसमें वो इस किस्म की खूनख्वार लड़ाइयों में शामिल रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं उनका बुरा हाल कर देता है। इवन एक की तो जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है और उसको वो फिर एक्स्ट्रा उसमें उसके थ्रोट से वो रास्ता निकाल के उसको एयर सप्लाई, उसका सांस बहाल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक रशियन माफिया का जो लीडर है उसका बेटा है। रशियन माफिया का जो हेड है उसके बेटे की क्या हालत बनाई है इसने, और अब वो बदला लेने के लिए यकीनन इसके पीछे होंगे। इस मूवी की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये वाकई में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। सारा टाइम इसमें इतनी तेज़ी से इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि आपको एक मिनट भी सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप खाने के लिए कोई चीज़ लाए हुए हैं तो उम्मीद है वो आपके मुंह के आगे पड़ी पड़ी ठंडी हो जाएगी और आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप मूवी में ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। इस मूवी में एक सिचुएशन ऐसी है जब रशियन माफिया के लोग उसके घर पे अटैक करते हैं, तब वो रिवील करता है कि उसने घर में तब ये पता चलता है कि उन्हें अपने घर में एक पैनिक रूम बनाया हुआ है और वो अपने बीवी बच्चों को उस पैनिक रूम में भेज देता है वो। तो इससे भी पता चलता है कि ये यकीनन कोई CIA का एजेंट या कोई स्पेशल गवर्नमेंट का कोई स्पेशल ग्रुप है जिसमें ये काम कर चुका है। इस मूवी का एक और सीन जो मुझे बहुत पसंद आया है वो इसका लास्ट सीन है जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और वहाँ पे उससे पूछ रही होती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो कहता मेरी फिक्र मत करो, आई एम नोबॉडी। वो कहता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। और मूवी के ख़त्म होते होते भी ये आखिरी सीन तक एंजॉयबल रहेगी। और इस मूवी के लिए मेरी रेटिंग है 7/10।